नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्जा उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में जनजातियां टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें एक जनजाति हमने कंप्लीट कर ली थी, वो थी हमारी भील जनजाति। आज हम जनजातियों में ही आगे की जनजातियों के बारे में देखते हैं। राजस्थान में वैसे मुख्य रूप से 8 जनजातियां हैं, तो आज हम दूसरी जनजाति देखते हैं और वो जनजाति है मेणा। तो हम बात करते हैं मेणा जनजाति। मेणा जनजाति पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, जिसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, सेम सिस्टम रहेगा। बात करते हैं ये जो मेणा जनजाति है, इसमें हम देखने वाले हैं ये जो मेणा शब्द है, इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति जो मेणा शब्द है, इसकी उत्पत्ति किसे हुई है, तो बात करता हूं मेणा शब्द की उत्पत्ति मेन या मेणाओं की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? मेन ओब्लिक मछली से। मेन या मछली से। इन मेणाओं की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? मेन या मछली से। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो मेणा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, मेणा शब्द का शाब्दिक अर्थ हम सब में यही पढ़ते हैं, शाब्दिक अर्थ और उत्पत्ति। तो मेणाओं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भी क्या होता है? मछली। आपसे कुछ भी पूछे मेणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मेन या मछली से, और शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? मछली। इसके अलावा इन मेणाओं के कुछ हम देखते हैं कथन। मेणाओं के बारे में किसने क्या क्या कथन गए, तो आपको पता होगा मेणा अपना भगवान मानते हैं मुनि मगर सागर को। तो वो मेणाओं के बारे में क्या कथन कहते हैं, तो देखते हैं। मेणाओं के कथन के बारे में देखते हैं। मुनि मगर सागर, मुनि मगर सागर वो मेणाओं के बारे में क्या कहते हैं? तो मुनि मगर सागर कहते हैं मेणा भगवान मेन के वंशज हैं। मेणा भगवान मेन के वंशज हैं। भगवान मेन के वंशज हैं। वंशज हैं। अगर आपसे पूछ ले मेणाओं को भगवान मीन का वंशज किसने बताया है, तो वो किसने बताया? मुनि मगर सागर ने। इसके अलावा बात करूं और तो देखने का प्रयास करें। ये जो मेणा है इनके बारे में कथन है हर्बर्ट रीसले का। हर्बर्ट रीसले, हर्बर्ट रीसले वो इन्हें क्या कहते हैं मेणाओं को, तो देखने का प्रयास करें। हर्बर्ट रीसले, हर्बर्ट रीसले। आपने देखा होगा अपना पैटर्न लगभग सेम ही चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा, जैसे भील हमने देखा, तो भील की उत्पत्ति भी हमने देखी थी, शाब्दिक अर्थ भी देखा था, है ना? तो सेम वो के वही पॉइंट ले रहे हैं। उसमें भीलों में शायद हमने शाब्दिक अर्थ पहले लिखा होगा, है ना? और उत्पत्ति वगैरह ये चीजें सारी हमने वैसे ही देखी है और कथन भी देखे हैं। तो हर्बर्ट रीसले इनको क्या कहता है, तो हर्बर्ट रीसले कहता है मेणाओं की उत्पत्ति, मेणाओं की उत्पत्ति, मेणाओं की उत्पत्ति, उत्पत्ति द्रविड़ जाति से हुई है। द्रविड़ जाति से हुई है, जाति से हुई है। आप जानते हो ना, दक्षिण भारत में रहने वाली एक जनजाति है द्रविड़ जाति, और उसी द्रविड़ जाति से मेणाओं की उत्पत्ति हुई है। ये बात कौन कह रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो, हर्बर्ट रीसले, है ना? अपने मारवाड़ी में गुस्सा करने को कहते हैं रीस आएगी फलाने आदमी ने रीस ले, तो हर्बर्ट रीसले। ये दो कथन हो जाएंगे मेणाओं के बारे में। देखो मेणा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मछली, और उत्पत्ति मीन या मछली से, और कथन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो मेणा है इनकी प्रमुख बात, प्रमुख बात जैसे हमने बिलों में भी प्रमुख बात देखी थी, उनकी मुख्य बात देखी थी, ऐसे ही हम देखते हैं इनकी प्रमुख बात। तीन चार बातें जो मुख्य मुख्य बातें वो यहाँ देख लेंगे, फिर हम देखेंगे विशेषता। विशेषता में सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, वो सारी बात देखने वाले हैं। तो मेणा जनजाति की बात करते हैं, देखने का प्रयास करें। ये जो मेणा जनजाति है इनकी प्रमुख बातों में हम देखते हैं, देखने का प्रयास करें जो भी है प्रमुख बात। सबसे पहले एक तो देखें, यह है राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, यह है राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है, जनजाति है। तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मेणा। इसके अलावा बात करते हैं, यह सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है। यह सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है, सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है, सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है।
निवास करती है। जैसे भील सर्वाधिक निवास कहाँ करती थी? उदयपुर में। तो और मेणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? जयपुर में। इसके अलावा बात करूं तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति, या ऐसे लिख दूं, यह है राजस्थान की एकमात्र, यह है राजस्थान की एकमात्र एकमात्र ऐसी जनजाति है, ऐसी जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसने जिसने आमेर पर शासन किया है, जिसने आमेर पर शासन किया, जिसने आमेर पर शासन किया, आमेर पर शासन किया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, शासन किया। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसने आमेर पर शासन किया वो कौन है? मेणा। अब देखो शॉर्ट में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है और आमेर पर इन्होंने शासन किया। और मुख्य बात में देखते हैं, देखो मेणा जनजाति के दो प्रकार पाए जाते हैं। मेणा जनजाति के दो प्रकार पाए जाते हैं, या मेणा जनजाति दो प्रकार की पाई जाती है। मेणा जनजाति दो प्रकार, तो मेणा जनजाति के दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार कौन से? मेणा जनजाति के दो प्रकार, मेणा जनजाति के दो प्रकार हैं। अब वो दो प्रकार कौन से हैं? या मेणा जनजाति दो प्रकार की है, दो प्रकार की है, लिख देता हूं, है ना, दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। मेणा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो वो दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जमींदार मेणा, एक होते हैं चौकीदार मेणा। अभी बात करते हैं दो प्रकार कौन से हैं। तो देखो एक तो है जमींदार मेणा, जमींदार मेणा। पुराने टाइम में जो भी मेणा थे वो जमींदार थे, उनके पास जमीन होती थी, तो जमींदार मेणा। ये जो जमींदार मेणा है इन्हें कहते हैं पुराना वासी, पुराना वासी, पुराना वासी। तो आपसे पूछ ले कौन से मेणा थे जो पुराना वासी कहलाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? जमींदार मेणा। और इसके अलावा और कौन से मेणा होंगे? तो वो होंगे चौकीदार मेणा, चौकीदार मेणा। ये जो चौकीदार मेणा है ये कहलाते हैं नया वासी, नया वासी, नया वासी। अभी तक तो देखो मेणाओं में कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी जनजाति एकदम क्लियर है। मेणा, ये जो मेणा शब्द है इसकी उत्पत्ति मीन या मछली से हुई है, या मेणाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? मीन या मछली से। मेणाओं का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? मेणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली। और ये जो मेणा है इनके बारे में कथन मुनि मगर सागर ने कहा है कि मेणा भगवान मीन के वंशज है, और हर्बर्ट रीसले ने कहा है मेणाओं की उत्पत्ति द्रविड़ जाति से हुई है। और प्रमुख बात की मैं बात करूं तो देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मेणा। जयपुर में सर्वाधिक निवास करती, आमेर पर शासन किया। दो प्रकार के मेणा होते हैं, जमींदार मेणा और चौकीदार मेणा। जमींदार मेणा क्या कहलाते हैं? तो आप बता सकते हो, जमींदार मेणा कहलाते हैं पुराना वासी, और चौकीदार मेणा क्या कहलाते हैं? नया वासी। तो ये कुछ मेणाओं की मुख्य बातें हो गई। प्रमुख बात के बाद अब हम देखने वाले हैं मेणाओं की विशेषता। तो इस विशेषता में हम देखेंगे तीन ही चीजें पढ़ते हैं विशेषता में। एक तो पढ़ते हैं हम सामाजिक जीवन, एक पढ़ते हैं हम इनका धार्मिक जीवन, और एक पढ़ते हैं हम आर्थिक जीवन। तो विशेषता की बात करता हूं मेणा जनजाति की, आप जुड़ने का प्रयास करें। तो इस मेणाओं में हम विशेषता में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम इनका मेणाओं का देखने वाले हैं। मेणाओं का सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन में आप जानते हो कौन से बिंदु पढ़ते हैं हम मेणाओं के। जैसे बिलों में भी हमने देखे थे वैसे ही बिंदु हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सामाजिक जीवन में। वही रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारी की सारी बातें। तो सामाजिक जीवन में हम देखते हैं, वापिस देखें, इधर देखें, हम पढ़ने वाले हैं रहन सहन। मेणाओं का कैसा रहन सहन है ना, रहन सहन। तो इस रहन सहन में हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं, तो देखने का प्रयास करें। ये पॉइंट मैंने बनाए हैं रहन सहन, आपको ये याद रखना है, अंदर की जो शब्दावली है उनको देखना है। जैसे इन मेणाओं के रहन सहन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ये जो मेणा है इनके घर क्या कहलाते हैं? मेणाओं के घर। तो मेणाओं के जो घर होते हैं वो कहलाते हैं मेवा से। बात करता हूं मैं, देखने का प्रयास करें। ये जो मेणा है इनके जो घर होंगे वो घर क्या कहलाएंगे? तो मैं बात करता हूं मेणाओं के घर कहलाते हैं मेवा से, मेवा से। और ये मेवा से क्या होंगे? तो आप बता सकते हो आराम से, घास फूस से निर्मित घर, घास फूस, घास फूस, सॉरी फूस नहीं होगा, घास फूस से निर्मित घर, घास फूस से निर्मित घर। अब वो झोंपड़ियां हो गई, निर्मित घर। तो मेणाओं के जो घर होंगे वो क्या कहलाएंगे? मेवा से। ये शब्द एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
रहन सहन में घर के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, ये जो मेणा है इनके पंचायत का मुखिया। तो ये जो मेणा है, इन मेणाओं की बात करूं, चाहे गांव का पूछ ले चाहे पंचायत पूछ ले, गांव व पंचायत का मुखिया, गांव व पंचायत का मुखिया। तो मेणाओं में जो गांव और पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, गांव व पंचायत का मुखिया। तो मेणाओं में जो गांव व पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, पटेल। पटेल, पटेल। बस यहाँ से दो ही चीजें याद रखनी है, मेणाओं के घास फूस से निर्मित घर क्या कहलाते हैं, मेवा से, और इनके मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। ये इनका हो गया रहन सहन। अब रहन सहन के बाद में जो सेकंड पॉइंट हम लेते हैं वो लेते हैं खान पान। देखो आपने भील जनजाति भी पढ़ी थी पिछली, उसमें भी ऐसे ही पढ़ा आपने। तो रहन सहन के बाद में देखो खान पान। खान पान, तो ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। मेणाओं का जो खान पान है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इनके खान पान की बात करूं तो देखो ये क्या क्या खाते हैं। एक तो ये खाते हैं मक्का, जवार व बाजरे की रोटी। मक्का, जवार व बाजरे की रोटी, अपनी तरह ही है भाई, बाजरे की रोटी सेम यही चीज खाते हैं, मक्का जवार व बाजरे की रोटी। इसके अलावा इनको और पीने में क्या चीज पसंद है, तो देखो इनको पीने में पसंद है छाछ व राबड़ी। छाछ व राबड़ी, ये इनका पेय पदार्थ है, छाछ राबड़ी। इसके अलावा मेणा जनजाति की एक खास बात ये है, ये बहुत ठरके से रहने वाली जनजाति है ना, और हुक्का खींचते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं। बाबा जो भी होंगे खाट पे बैठे रहेंगे, पास में हुक्का होगा, तो देखने का प्रयास करें, ये दिमाग में रखना, हुक्का पीना। कौन सी जनजाति का फेवरेट है हुक्का पीना, तो पीने में ये क्या पीते हैं, हुक्का। हुक्का पीना इन्हें पसंद है। बस ये हो गया इनका खान पान। रहन सहन में घर क्या कहलाएंगे, मेवा से। रहन सहन नहीं पूछेंगे तुमसे, इतना ही पूछेंगे, मेणा जनजाति में घास फूस से निर्मित घर क्या कहलाते हैं, मेवा से। और मेणाओं में गांव और पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो पटेल। और क्या है, मक्का जवार बाजरे की रोटी छाछ राबड़ी, ये किसका फेवरेट है खाने पीने में, तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, मेणा जनजाति। और हुक्का पीने के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है, तो मेणा जनजाति। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। खान पान हो गया। इसके बाद में मैं बात करता हूं मेणाओं की वेशभूषा। खान पान के बाद में वेशभूषा, तो देख लेते हैं मेणा कैसे कपड़े पहनते हैं, अपनी तरह ही है नॉर्मल। तो देखो वेशभूषा, वेशभूषा, तो वेशभूषा में मैं बात करता हूं, तो वेशभूषा होगी तो पुरुषों की होगी और महिलाओं की होगी, तो अभी बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। ये जो मेणा है, मैं बात करता हूं, इनके पुरुष कैसा कपड़ा पहनते हैं, मेणाओं के पुरुष, तो बात करते हैं, इधर देखो मेणा पुरुष, जो पुरुष हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, तो बात करता हूं, अभी देखने का प्रयास करें। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुष पहनते हैं अंगरखी। ऊपर का जो तन ढकने का कपड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अंगरखी। और क्या पहनते हैं, और पहनते हैं पगड़ी, बिल्कुल माथा जरूर बांध के रखेंगे, अंगरखी, पगड़ी। और क्या पहनते हैं, धोती। धोती, अपन भी धोती कहते हैं, मेणाओं में भी धोती कहते हैं। और ये क्या पहनते हैं, और ये पहनते हैं पछेवड़ा। पछेवड़ा, पछेवड़ा, ये पछेवड़ा क्या होता है, तो रेजी या खादी के कपड़े से निर्मित, रेजी ओब्लिक खादी के कपड़े से निर्मित, खादी के कपड़े से निर्मित, कपड़े से, रेजी या खादी के कपड़े से निर्मित, निर्मित ओढ़ने की चादर, ओढ़ने की चादर, ओढ़ने की चादर। तो इनके रेजी या खादी के कपड़े से निर्मित जो ओढ़ने वाली चादर होती है उसे क्या कहते हैं, पछेवड़ा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। बस रेजी या खादी के कपड़े से बनी हुई एक जो चादर होती है उसे क्या कहते हैं, पछेवड़ा। तो बस ये पुरुष पहनते हैं, आपको आराम से दिमाग में रहना होगा, मेना जनजाति के जो पुरुष हैं वो क्या क्या पहनते हैं, आप आराम से बता सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पुरुषों के बाद में महिलाएं। पुरुष के बाद में महिलाएं, आप देखो हमने किस टाइप से बांटा है इसको, जनजाति को। ये चीज बस मैन मायना रखने वाली चीज है और कुछ नहीं है। पुरुषों के कपड़े हो गए अंगरखी, पगड़ी, धोती, पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हो, देखो रेजी या खादी के कपड़े से निर्मित ओढ़ने की चादर, ओढ़ने की चादर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं महिलाओं के कैसे कपड़े हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई महिला, महिला जो कपड़े पहन रही है वो कैसे पहन रही है, तो देखने का प्रयास करें। महिलाओं में एक तो होता है खोंगाली, खोंगाली, खोंगाली। ये खोंगाली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो खोंगाली होता है भाई मेणा जनजाति की महिलाओं के गले का आभूषण, गले का आभूषण। बाकी अपने तरह ही है, लुगड़ा ओढ़नी है ना, तो अपनी तरह है, तो वो कोई चीज विशेष अलग कुछ नहीं है। बस ये याद रखना, किस जनजाति की महिला
खुंगाली नामक गले का आभूषण पहनती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मेणा जनजाति। या मेणा जनजाति की महिलाएं गले में कौन सा आभूषण पहनती है, तो वो क्या हो जाएगा? खुंगाली। खुंगाली। बस ये हो गई मेणाओं की वेशभूषा। तो देखो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। इसके बाद में मेणाओं की हम देखते हैं भाषा शैली। आप आराम से समझ रहे होंगे, मेणा जनजाति में देखो हम सामाजिक जीवन पढ़ रहे हैं, और सामाजिक जीवन में देखो हम वेशभूषा तक आ चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इनकी भाषा शैली। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अभी बात कर लेते हैं भाषा शैली। अब आपको खुद को पता होना चाहिए मेणा जनजाति के लोग ज्यादातर किस क्षेत्र में रहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये जयपुर में रहते हैं। और जयपुर के आसपास में जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है, तो वो है ढूंढाड़ी। तो इनकी जो भाषा शैली हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, तो आप आराम से बता सकते हो इनकी भाषा शैली कैसी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। तो ये कौन सी बोली बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोली। तो मेणा जनजाति के लोग अधिकांश जो बोली बोलते हैं वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। वैसे मैं आपको एक हल्की सी बात बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा, राजस्थान की बोलियां और राजस्थानी साहित्य, वो एक अलग टॉपिक लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा दिमाग में रखें। ये देखो भैया, ये है जयपुर, और इस जयपुर के अंदर या इस जयपुर के चारों तरफ आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। थोड़ा सा और याद रखें, इस जयपुर के उत्तर दिशा में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? वो है तोरावाटी। तोरावाटी। दिमाग में रखना, जयपुर के उत्तरी भाग में जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? तोरावाटी। वैसे आप जानते हो एक कांतली नदी आपको पता होगा, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। वैसे अपने लुगाइयां क्या पहनती है? कांचली। कांचली नहीं कह रहा मैं, नदी है कांतली, और उसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। वैसे याद रखने के लिए बता दूं, अपने जो भी लुगाइयां होती है ना, नुई नुई कुर्ती कांचली पहनने के बाद में पूरी यूं कोहनियों को चढ़ा के पूरी तोरे में चलती है, तोरे में चलती है, तो तोरावाटी। सुनो भाई, जयपुर का जो पूर्वी भाग है इसमें जो बोली जाती है वो बोली कौन सी है? राजावाटी। ये प्रश्न पूछते हैं, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजावाटी। और जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? काठेड़ी। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? काठेड़ी। पश्चिम भाग में कोई अलग बोली नहीं है, लेकिन सुन ले, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा हो जाती है पश्चिम, आपको पता होगा। ये पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम में जो बोली बोली जाती है जयपुर के, वो कौन सी है? वो बोली है चौरासी। चोर आशी। वो चोर किधर से आशी, तो आप आराम से बता सकते हो जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ऐसे ही बोलियों की बात आ गई इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी, लेकिन दिमाग में रखना मेणा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोली। ये आगे हम पढ़ेंगे बोलियां, अभी थोड़ी सी देखी हुई रहेगी तो आगे बाहर नहीं पड़ेगा। जयपुर के उत्तरी भाग में तोरावाटी, जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी, राजा किधर है? पूर्व में, और दक्षिणी भाग में काठेड़ी, और आप बता सकते हो दक्षिणी पश्चिम भाग में कौन सी है? चौरासी बोली। अभी हम मेणा जनजाति की बात करें, इनकी भाषा शैली की हमने बात की, इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो आप बता दोगे ढूंढाड़ी। अब हम बात करते हैं, देखो अभी हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं, और सामाजिक जीवन में ही हम बात कर लेते हैं, और तो देखने का प्रयास करें इन मेणाओं में विवाह। सामाजिक जीवन में इनका देख लेते हैं विवाह। तो मेणाओं में जो विवाह होता है वो किस किस प्रकार का विवाह होता है, तो आप आराम से बता सकते हो। नॉर्मली ये जनजातियों में जो भी विवाह होगा, तो इनमें देखो एक तो होता है आटा साटा। आटा साटा विवाह आप समझ गए होंगे, अपने घर की लड़की अगले घर में देंगे, अगले की लड़की अपने घर में लाएंगे, आटा साटा। तो मेणा जनजाति में आटा साटा चलता है। इसके अलावा देखो इनमें और क्या होता है, इनमें होता है नाता प्रथा। आप समझ गए होंगे, जो भी महिलाएं उनको नाते भेज सकते हैं, नाता प्रथा। और इसमें क्या होता है, तो दिमाग में रखना, इसमें होता है सर्वाधिक बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होता है, सर्वाधिक बाल विवाह, तो वो आप बता सकते हो मेणा जनजाति। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा ने अथक प्रयास किया और एक अधिनियम बना था, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, जिसे क्या कहते हैं? शारदा एक्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, बाल विवाह रोकने के लिए जो अधिनियम बना गया है उसे क्या कहते हैं? शारदा एक्ट। खैर जो भी हो, नोट में आप स्टार करके लिख लेना। तो देखो आटा साटा विवाह, नाता प्रथा, सर्वाधिक बाल विवाह इसमें पाया जाता है। कौन सी जनजाति है? मेणा जनजाति। इसके अलावा मैं लिख देता हूं छेड़ा फाड़ना। ब्याह विच्छेद से जुड़ी हुई बात है छेड़ा फाड़ना, ये ब्याह से ही जुड़ी हुई बात है। छेड़ा फाड़ना क्या होता है, तो अपन बात करते हैं। अभी देखो छेड़ा फाड़ना, तुम्हें भी लगेगा काश हमारे भी ऐसा सिस्टम होता। सुनो भाई, ये छेड़ा फाड़ना क्या है, तो ये एक तरह की तलाक, तलाक, जो तलाक होता है उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। सारे आदिवासियों में है वैसे, लेकिन मीणाओं में दिमाग में रख ले। सुनो भाई, छेड़ा फाड़ना क्या होता है? कुछ भी नहीं है। अगर किसी पुरुष को लग गया कि ये महिला मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो
तो वो पुरुष क्या करेगा, समाज के बीच में उस महिला का जो ओढ़नी है, उस ओढ़नी का एक पल्ला लेके और उसको फाड़ देगा। इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। इसका मतलब इस महिला का अब इस पुरुष के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध है जो विच्छेद हो गया है, यानी कि तलाक हो गई। अपने ऐसा नहीं होता है ना। तुम्हें लगता होगा काश हमारे भी ऐसा सिस्टम होता, झट से पल्ला पकड़ के छेड़ा फाड़ लेते। अपनी वाली पल्ला पकड़ा ही नहीं तुमसे, है ना, ऐसे कैसे छेड़ा फाड़ लोगे। अपनी वाली तो सीधी कहती है, राग कुडिया उबी आई हूं और आडी जाऊं, यूं पहले कटे ही नहीं जाऊं। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना, छेड़ा फाड़ना क्या हो गया है, तलाक। इसके अलावा और विवाह से संबंधित मैं बात करूं तो याद रखना, मोरनी मांडना। मोरनी जानते हो ना, मिसेज ऑफ पिकॉक, है ना, पिकॉक की लुगाई मोरनी। मोर हस्बैंड ऑफ, है ना, मोरनी। ढेंकड़ी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, मोरनी का हस्बैंड मोर, और मोर की लुगाई कौन हो जाएगी, मोरनी। तो दिमाग में रखें, मोरनी मांडना। आपसे अगर पूछ ले कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह की एक रस्म पाई जाती है जिसे कहते हैं मोरनी मांडना, तो ये मोरनी मांडना क्या है, तो दिमाग में रखना, विवाह के समय बनाया जाने वाला चित्र। विवाह के समय बनाया जाने वाला चित्र, बनाया जाने वाला चित्र, जाने वाला चित्र, चित्र कह दो या मांडना कह दो, विवाह के समय बनाया जाने वाला मांडना, मांडना। तो मीणा जनजाति में अपने जैसे गजानन जी नहीं बनाते, अपने क्या बनाते हैं, विनायक जी विवाह के समय। और मीणा जनजाति में देखो और क्या बना रहे हैं, तो आप आराम से बता सकते हो, मोरनी मांडना, है ना, दिमाग में रखना। मीणा जनजाति में विवाह के समय बनाया जाने वाला मांडना, ये मांडना हमने लोक कलाओं में पढ़ा है, दिमाग में रखना। तो मोरनी मांडना, ये कुछ विवाह से जुड़ी हुई बातें हो गई मीणा जनजाति में। अब मैं बात करता हूँ विवाह है, तो विवाह में क्या होगा, नाच। तो अगला पॉइंट अपने आप ही निकल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं, देखो, इनका सामाजिक जीवन, और इसमें हम देखेंगे मीणा जनजाति के नृत्य। तो मीणा जनजाति के नृत्यों में हम बात करें तो मीणाओं के कौन से नृत्य हैं, तो आप आराम से बता सकते हो, लांगुरिया, रसिया और नेजा। लांगुरिया, रसिया और नेजा। ये नेजा वैसे आपको पता होगा, ये नेजा की मैं बात कर लूं, भील मीणाओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन फिर भी याद रख लें, लांगुरिया और रसिया। वैसे हमने केला मैया पढ़ा था, आपको पता होगा, केला मैया की आराधना में जो लोग हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया। और नृत्य कौन से करते हैं, लांगुरिया, जोगनिया और गुटगन। ये दिमाग में रखना, ये मीणा जनजाति के लोगों के नृत्य हैं, लांगुरिया, रसिया और नेजा। नृत्य के बाद में बात करूं तो देखने का प्रयास करें, अभी हम सामाजिक जीवन ही देख रहे हैं मीणाओं का, तो हम देख लेते हैं इनके सामाजिक सुधारक। मीणाओं में समाज में सुधार करने वाले सामाजिक सुधारक, मीणा जनजाति के सामाजिक सुधारक कौन हुए, सामाजिक सुधारक, सुनो भाई। इनमें जो सामाजिक सुधारक हुए हैं उनका नाम है मुनि मगर सागर, मुनि मगर सागर, मुनि मगर सागर। और इनको मीणा जनजाति के लोग भगवान की तरह पूजते हैं, मुनि मगर सागर। मैं बात करता हूं, ये जो मुनि मगर सागर हैं, इनको देखने का प्रयास करें। ये मीणा जनजाति में एक समाज सुधारक हुए थे, जैसे भीलों में समाज सुधारक हुए थे, आपको पता होगा, गोविंद गिरी, इसके अलावा मोतीलाल तेजावत, और कौन हुए हैं, संत माव जी, है ना, और कौन हुए हैं, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। ऐसे बहुत सारे सामाजिक सुधारक हुए थे भील जनजाति में। तो मीणाओं में एक सामाजिक सुधारक हुए जिनका नाम क्या है, मुनि मगर सागर। मुनि मगर सागर की बात करूं तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, टोंक में। कहाँ पे हुआ है, टोंक में। इसके अलावा ये जो मुनि मगर सागर हैं, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मेणा पुराण, मेणा पुराण, मेणा पुराण। ये मेणाओं का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है मेणा पुराण। मेणा के हर घर में मिल जाएगी आपको मेणा पुराण। इसके अलावा मुनि मगर सागर की मैं बात करूं तो इन्होंने, आपको पता होगा, एक सम्मेलन आयोजित करवाया, मेणा जनजाति का सम्मेलन बुलाया। तो मेणा जनजाति का एक सम्मेलन बुलाया था मुनि मगर सागर ने, ताकि सारे मेणा लोग इकट्ठे हों और उनको ये बताएं कि भाई देखो, नशा नहीं करना चाहिए, शराब वराब, ये नशीली चीजें इनको छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में आप ज्यादा ध्यान दो, पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे समाज में सुधार की बात करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो उनका नाम है मुनि मगर सागर। और ये जो मुनि मगर सागर हैं, इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया है वो कब बुलाया है, कहाँ बुलाया है, मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, सम्मेलन बुलाया, तो ये जो मुनि मगर सागर है, इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया, मैं बात करता हूँ, इन्होंने सम्मेलन कब बुलाया, तो आप बताओगे 1944 ईस्वी में।
वैसे आप जानते हो 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे राजस्थान के इतिहास में, तो 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की है। किसने की है? भोगीलाल पांड्या ने। खैर जो भी हो, तो ये ऐसे कनेक्ट कर लिया करो 1944 में। और ये जो सम्मेलन बुलाया, ये कहाँ बुलाया? मुनि मगर सागर ने जो सम्मेलन बुलाया, ये कहाँ पे बुलाया? तो आराम से आप बता सकते हो, इन्होंने सम्मेलन बुलाया है नीम का थाना में। नीम का थाना, आप जानते हो अब एक नया जिला बन गया है नीम का थाना, वहां पे इन्होंने सम्मेलन बुलाया। और इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया है वो किसका बुलाया? तो देखो, इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया वो किसका बुलाया, तो आप बता सकते हो इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया वो किसका बुलाया है? मीणा जनजाति का। मीणा जनजाति का। मीणा जनजाति के लोगों का एक सम्मेलन बुलाया। और इन्होंने जो सम्मेलन बुलाया वो सम्मेलन क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? तो आप आराम से बता सकते हो, मीणा जाति में प्रचलित, मीणा जाति में प्रचलित, मीणा जाति में प्रचलित, मीणा जाति में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, मीणा जाति में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखो, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए, करने के लिए, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो मीणा जनजाति में प्रचलित जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, तो उनको दूर करने के लिए मुनि मगर सागर ने नीम का थाना में 1944 में एक सम्मेलन बुलाया था। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाना चाहिए मुनि मगर सागर। तो आपसे पूछ ले, मीणा जनजाति में एक सामाजिक सुधारक हुए थे और उन सामाजिक सुधारक का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो मुनि मगर सागर। वैसे मीणा जनजाति के लोग हैं, मुनि मगर सागर को अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो ये देखो, अभी हम मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन देख रहे हैं। सामाजिक जीवन में रहन सहन हो गया, रहन सहन में याद रखना है मेवा से, घास फूस से निर्मित घर क्या कहलाते हैं? मेवा से। और इनके मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल। खान पान में मक्का जवार बाजरे की रोटी, छाछ व राबड़ी और हुक्का पीना पसंद है, ये याद रखना मेड़ाओं में। और वेशभूषा में मोटियार अपनी तरह है, कुछ नहीं, पगड़ी रंग रखी, धोती पछेवड़ा पहनते हैं। पछेवड़ा क्या होता है? एक ओढ़ने की चादर होती है, हमेशा अपने साथ रखते हैं, है ना। इसके अलावा महिला खूंगाली, खूंगाली क्या है? गले का आभूषण होता है। और भाषा शैली ढूंढाड़ी बोली। और देखो, विवाह आटा साटा विवाह चलता है, नाता प्रथा चलता है, सर्वाधिक बाल विवाह। ये बात याद रखना, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह पाए जाते हैं या सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो, सर्वाधिक बाल विवाह कौन सी जनजाति में होते हैं, तो वो मेणा जनजाति है। इसके अलावा छेड़ा फाड़ना, ये क्या है? तलाक। और मोरनी मांडना विवाह के समय बनाया जाने वाला मांडना है, ठीक है। और नृत्य लांगुरिया रसिया नेजा। और सामाजिक सुधारक कौन हुए? मुनि मगर सागर। ये हमने मीणा जनजाति का क्या देखा भाई? सामाजिक जीवन। बस एक विशेषता में एक चीज देख ली हमने, सामाजिक जीवन। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इनका धार्मिक जीवन। मीणा जनजाति का हम देखने वाले हैं धार्मिक जीवन। तो देख लेते हैं भैया इनका धार्मिक जीवन। तो देखते हैं मीणा जनजाति का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन बात करते हैं मीणा जनजाति की, इनका धार्मिक जीवन। तो मीणा जनजाति को ही पढ़ रहे हैं। और धार्मिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, मीणा जनजाति में इनके कुल देवता कौन है या लोक देवता कौन है मीणाओं के, तो बात कर लेते हैं। देखो भाई, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के लोक देवता, लोक देवता, मीणा जनजाति के लोक देवता, ये अपना लोक देवता किसको मानते हैं? तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, मीणा जनजाति के लोग होते हैं, ये अपना लोक देवता मानते हैं बुज देवता को। बुज देवता को, प्रकृति प्रेमी होते हैं। और इनके लोक देवता कौन है? बुज देवता। अगर आपसे पूछ ले, यही मैं नोट में लिख दूं, ये नाम आ गया इसलिए, अगर आपसे पूछ ले बुज झील, ये बुज झील कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए बुज झील है जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में। और बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता है, तो वो आराम से बता सकते हो, मीणा जनजाति के। अब मैं बात करता हूँ, ये जो मीणा जनजाति के लोग हैं, इनके आराध्य देव कौन है? मीणाओं के आराध्य देव, आराध्य देव। तो आप आराम से बता सकते हो, मीणा जनजाति के जो आराध्य देव हैं उनका नाम है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि। मीणा जनजाति के जो आराध्य देव हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, या इन्हें क्या कहेंगे? गौतमेश्वर ऋषि। गोडवाड़ क्षेत्र में इनके मंदिर पाए जाते हैं भूरिया बाबा के, भूरिया बाबा ओब्लिक गौतमेश्वर ऋषि, गौतमेश्वर ऋषि, गौतमेश्वर ऋषि। तो मीणाओं के आराध्य देव आपसे पूछ ले तो वो कौन है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि।
और एक बात और बता दूं, आपको पता होगा इनकी झूठी कसम नहीं खाते मीणा जनजाति के लोग, तो दिमाग में रखना। एक बात लिख देता हूँ इनकी विशेष भूरिया बाबा की, तो विशेष बात यही है, विशेष भूरिया बाबा की विशेष बात क्या है, तो दिमाग में रखना मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग इनकी इनकी झूठी कसम नहीं खाते, इनकी झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते, ये दिमाग में रख लेना। तो मीणा जनजाति के लोग हैं वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते, तो आप आराम से बता सकते हो, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि, जिनके मंदिर गोड़वाड़ क्षेत्र में, नहीं खाते। लुगाइयों की तरह नहीं है भाई मीणा जनजाति के लोग, खाते। लुगाइया तो अपने आप को पता होगा, थांकी सौगन, मैं तो यहाँ करियो ही बन, थांकी सौगन मन ठाई गोरी, बात बात में थांकी सौगन। अगर किसी की लुगाई ऐसे बात बात में कह रही है ना थांकी सौगन, तो समझ लेना ये फटाका बुलाना चाहती है। खैर जो भी हो, दिमाग में रखो ये आराध्य देव है, धार्मिक जीवन हम देख रहे हैं, लोक देवता हो गए, आराध्य देव हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मीणा जनजाति की, तो देखने का प्रयास करें, आराध्य देव के बाद में अगर मैं बात करूं तो इनकी आराध्य देवी कौन है, मीणा जनजाति की आराध्य देवी, आराध्य देवी, इनकी आराध्य देवी कौन है मीणा जनजाति की, तो आप आराम से बता सकते हो, इनकी जो आराध्य देवी है वो है जीर्ण माता, जीर्ण माता। मीणा जनजाति की आराध्य देवी कौन हो जाएगी, जीर्ण माता। इसके अलावा मैं बात करूं और, तो देखो प्रयागराज, मीणाओं का जो पवित्र स्थान है प्रयागराज, तो मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है वो है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। और ये रामेश्वर घाट कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो, रामेश्वर घाट जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में चंबल बनास शीप का त्रिवेणी संगम होता है। देखो रामेश्वर घाट ये जो जगह है, यहाँ पे देखो चंबल, बनास और शीप नदियों का, बनास और शीप नदियों का, शीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, शीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, और बस त्रिवेणी संगम होता है। तो ये जो रामेश्वर घाट है, इसी को मीणा जनजाति के लोग क्या मानते हैं, अपना प्रयागराज। तो आपसे पूछ ले मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो, मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, रामेश्वर घाट को। याद रख लोगे ना। लोक देवता कौन है, बुध देवता। आराध्य देव कौन है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि। आराध्य देवी कौन है, जीर्ण माता। और मेणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं, रामेश्वर घाट को। ये मेणा जनजाति का क्या हो गया है, धार्मिक जीवन। अब मैं बात कर लेता हूँ इसी मेणा जनजाति की। तो नेक्स्ट देख लेंगे हम मेणा जनजाति में, और वो हम देखने वाले हैं मेणा जनजाति का आर्थिक जीवन। तो देखो हम पढ़ने वाले हैं मेणा जनजाति का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो ये जो मेणा जनजाति है, इसका हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन। मेणा जनजाति का आर्थिक जीवन, उनका जीवन तंत्र कैसे चलता है, मेणा अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, तो मैं बात करता हूं। बस एक दो बातें दिमाग में रखनी है। मेणा जनजाति, मेणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख स्रोत, मेणा जनजाति की आजीविका, आजीविका का प्रमुख स्रोत, आजीविका का प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत कृषि व पशुपालन है। कृषि व पशुपालन है, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि व पशुपालन है। प्रमुख स्रोत कृषि व पशुपालन है, वह पशुपालन है, पशुपालन है। तो मेणा जनजाति के जो भी लोग होंगे खेती बाड़ी करेंगे और क्या करेंगे, पशुपालन। इसके अलावा देखो मेणा जनजाति की महिलाएं, मेणा जनजाति की महिलाएं, जनजाति की महिलाएं, महिलाएं घरेलू उद्योग में, जो भी छोटे मोटे उद्योग है, मान लो जैसे झाड़ू बनाना, जैसे छबड़ियां बनाना, है ना, और भी छोटे मोटे कई चीज हो सकते हैं। तो देखो मेणा जनजाति की महिलाएं घरेलू उद्योग धंधों में, घरेलू उद्योग धंधों में या घरेलू उद्योग में, घरेलू उद्योग में पुरुषों के साथ, पुरुषों के साथ, पुरुषों के साथ हाथ बटाती है, पुरुषों के साथ हाथ बटाती है,
काम में हाथ बंटाती है पुरुषों के साथ, काम में हाथ बंटाती है, ऐसे लिख दो, पुरुषों के साथ। मेणा जनजाति की महिलाएं घरेलू उद्योग में, जो भी घर के उद्योग है, घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग में पुरुषों के साथ हाथ बंटाती है, ठीक है, हाथ बंटाती है, बंटाती है। तो कुल मिला के मेणा जनजाति में आय के जो मुख्य स्रोत हैं, एक तो है कृषि और पशुपालन, एक होते हैं छोटे छोटे घरेलू उद्योग जिनमें महिलाएं भी पुरुषों के बराबर क्या बंटाती है, हाथ बंटाती है। और इसके अलावा मैं लिख दूं एक ओवरी, ये क्या होता है ओवरी, तो आपको पता होना चाहिए मेणा जनजाति में अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, ओवरी। तो ओवरी के आगे लिख देता हूं, देखो, अनाज संग्रह की, अनाज संग्रह करने की, मेणा जनजाति में अनाज संग्रह करने की, अनाज संग्रह करने की बड़ी कोठी, बड़ी कोठी। तो मेणा जनजाति में अनाज इकट्ठा करने की जो बड़ी कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, ओवरी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये हमने मेणा जनजाति का आर्थिक जीवन देखा, मतलब मेणा जनजाति हमारी कंप्लीट हुई। वापस देखने का प्रयास कर ले आप, जो भी मेणा जनजाति थी अभी तक जितना भी हमने देखा। देखो, मेणा जनजाति की बात करें तो मेणा है, इन मेणाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, मीन या मछली से। मेणाओं का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, मछली। और इनके बारे में मुनि मगर सागर कहते हैं कि मेणा भगवान मीन के वंशज है। हर्बर्ट रीसले कहते हैं कि मेणाओं की उत्पत्ति द्रविड़ जाति से हुई है। मुख्य बातों में याद रखना, एक तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, तो इतना याद रख लो, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। और ये सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है, और एकमात्र ऐसी जनजाति जिसने आमेर पर क्या किया है, शासन किया है। और दो प्रकार के मेणा होते हैं, जमींदार मेणा जो पुराना वासी कहलाते हैं, चौकीदार मेणा नया वासी कहलाते हैं। इसके अलावा आपने देखी है विशेषताओं में देखा है सामाजिक जीवन, तो रहन सहन खान पान, ये तो मैंने पॉइंट बना रखे हैं याद करने के लिए इजी तरीके से। तो देखो, मेणाओं के घरों को घास फूस से निर्मित घर क्या कहलाते हैं, मेवा से। मेणाओं का मुखिया क्या कहलाता है, चाहे गांव हो पंचायत का मुखिया हो पटेल। और खाने में ये क्या खाएंगे, मक्का जवार और बाजरे की रोटी, छाछ और राबड़ी, और इनका फेवरेट क्या है, हुक्का पीना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हुक्का पीना किस जनजाति का प्रिय है, तो वो है मेणा जनजाति। वेशभूषाओं में मोटियार अपनी तरह धोतीर पगड़ी अंगरखी, एक पछेवड़ा होता है रेजी के कपड़े से बना हुआ, ओढ़ने की एक चादर होती है, उसे ही क्या कहते हैं, पछेवड़ा। ये शब्द पूछा जा सकता है, पछेवड़ा किस जनजाति में प्रिय है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मेणा जनजाति। महिलाएं खुंगाली, ये खुंगाली क्या होता है, तो आप बता सकते हो, गले का आभूषण, है ना। मेणा जनजाति की महिलाओं द्वारा जो गले में आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, कुंगाली। ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं भाषा शैली में। इसके अलावा देखो, विवाह आटा साटा विवाह, नाता प्रथा, सर्वाधिक बाल विवाह मेणा जनजाति में होता है। छेड़ा फाड़ना तलाक की एक प्रथा है। और मोरनी मांडना, विवाह में मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित है ना, तो वो दिमाग में रखना, मेणा जनजाति। नर्तय लांगुरिया रसिया नेजा और सामाजिक सुधारक मुनि मगर सागर हुए थे, टोंक के निवासी थे, और मेणा पुराण इन्होंने लिखी थी। 1944 में नीम का थाना में मेणा जनजाति का एक सम्मेलन बुलाया था, इसमें जागृति लाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा धार्मिक जीवन में, तो आपसे पूछ ले मेणाओं के लोक देवता कौन है, तो वो आराम से बता सकते हो, वो लोक देवता कौन होंगे, बुज देवता। और इनके आराध्य देव कौन है, बोरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि, जिनकी मेणा जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते। आराध्य देवी कौन हो जाएगी, जीर्ण माता। और प्रयागराज क्या कहलाएगा, रामेश्वर घाट। इसके अलावा अगर धार्मिक जीवन के बाद में देखें आर्थिक जीवन, तो बस कृषि और पशुपालन इनके आय का मुख्य स्रोत है, कृषि और पशुपालन, ठीक है। इसके अलावा लघु उद्योग, छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, उनमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ हाथ बटाती है। और अनाज को इकट्ठा करने के लिए जो कोठी होती है बड़ी सी, उसे क्या कहते हैं, ओवरी। ये कौन सी जनजाति हो जाएगी आपके, तो आप आराम से बता सकते हो, मेणा जनजाति। अब हम देख लेते हैं शहरिया जनजाति। तो अब हम अगली जो जनजाति है वो है हमारी शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति। इस शहरिया जनजाति की बात करता हूं, तो वही अपने तो फिक्स पैटर्न है, वही पॉइंट है, तो देखने का प्रयास करें। इस शहरिया शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति, तो ये जो शहरिया शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप बता सकते हो, फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के शहर शब्द से, फ्रांसीसी भाषा के शहर शब्द से, फ्रांसीसी भाषा के शहर शब्द से, ये फ्रांसीसी भाषा का जो शहर शब्द है, शहर शब्द से, शहर शब्द से, शहर शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी शहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
शाब्दिक अर्थ बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ ये जो फ्रांसीसी भाषा का शहर शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। जंगल। तो ये जो फ्रांसीसी भाषा का जो शहर शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। तो इसका मतलब जंगल में विचरण करने वाली जनजाति क्या कहलाएगी? शहरिया जनजाति। तो मैं बात कर देता हूँ परिभाषा। तो शहरिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो बस आप आराम से बता सकते हो। परिभाषा क्या हो जाएगी? जंगल में जंगल में जंगल में सॉरी जंगल में रहने के कारण जंगल में रहने के कारण यह लोग शहरिया कहलाए। यह लोग शहरिया कहलाए। शहरिया कहलाए। 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 यानी कि जंगल में विचरण करने के कारण, रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए? शहरिया। तो शहरिया शब्द फ्रांसीसी भाषा के शहर शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। तो जंगल में रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए हैं? शहरिया। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख बात, शहरिया जनजाति की प्रमुख बात। देखो भाई, सब जनजातियों में हमने मुख्य बातें देखी है, तो शहरिया जनजाति की हम बात कर लेते हैं प्रमुख बात। इनकी जो मुख्य बात है वो क्या है? प्रमुख बात कह दो, मुख्य बात कह दो, एक ही बात है। ये मैंने ऐसे पॉइंट बनाए कि इजी तरीके से याद रह जाए बस। शहरिया जनजाति की मुख्य बात में मैं बात करूं तो सुनो, यह जनजाति जनजाति अत्यंत भोली, एकदम भोली है जनजाति, अत्यंत भोली, सहज विश्वासी, हर किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। सहज विश्वासी, कोमा निश्चल, किसी में छल नहीं करते। तो देखो, यह जनजाति अत्यंत भोली, सहज विश्वासी, निश्चल व अंधविश्वासी, टोट के टटुंदर में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अंधविश्वासी व निश्चल के बाद में कोमा लगा देता हूं। निश्चल कोमा अंधविश्वासी व रूढ़िवादी, पुरानी विचारधाराओं पे टिकी हुई रूढ़िवादी होती है। यह जनजाति अत्यंत भोली, सहज विश्वासी, निश्चल, अंधविश्वासी व रूढ़िवादी होती है। तो आप समझ रहे होंगे, बहुत भोली जनजाति है। अभी विज्ञान के बारे में और के बारे में इतना ही इनको नॉलेज कम ही होगा। हाँ, अब पढ़ने लिखने लगे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन पुरानी जो भी डर्रा है उस पर आज भी चल रहे हैं और एकदम टोट के टकुंदर इनमें विश्वास करेंगे, डॉक्टर के पास कम जाएंगे और है ना, जो भी चीज है, मान लो किसी भी तकलीफ में है तो भी ये भगवान को याद कर लेंगे, उसमें भरोसा कर लेंगे, जो भी चीज है। तो देखो, ये जनजाति अत्यंत भोली, सहज विश्वासी, इसके अलावा निश्चल, छल नहीं करेंगे ये, इनमें कोई कर दो, और अंधविश्वासी व रूढ़िवादी होती है। एक तो मुख्य बात ये। और दूसरी अगर मुख्य बात करूं तो देखो, यह शैक्षिक या शैक्षणिक पढ़ाई की दृष्टि से, शैक्षणिक कोमा आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से समाज में भी बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है। सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। ना तो शिक्षा है, ना कोई मतलब रुपए पैसे हैं, पिछड़ी जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है। अतः भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने अपने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो वो कौन सी हो जाएगी?
शहरिया जनजाति देखने का प्रयास करें। समूह में शामिल किया है। तो राजस्थान में 8 मुख्य जनजातियां हैं, जिसमें से एकमात्र ऐसी जनजाति है जो बहुत पिछड़ी हुई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, चाहे आर्थिक क्षेत्र ले लो, चाहे सामाजिक क्षेत्र ले लो। इसी वजह से इसको भारत सरकार ने अपने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। तो कौन सी जनजाति है भाई? शहरिया जनजाति। अभी हम इसकी प्रमुख बातें देख रहे हैं, 2 प्रमुख बातें देख ली। तीसरी बात करता हूं, यह है 12 जिले की 12 जिले की 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज। वैसे 12 में शाहबाद का किला भी है भाई, है ना। शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। सर्वाधिक निवास करती है। निवास करती है। दिमाग में रह जाएगा। तो ये 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। इसके अलावा प्रमुख बात में और बात करूं मैं तो देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें भील परिवार का सदस्य माना। भील परिवार का सदस्य माना। अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि टोड है राजस्थान के इतिहास के पितामह है, घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं। इन्होंने किताब लिखी है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो दिमाग में रखना, टोड मतलब कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें भील परिवार का सदस्य माना है कि ये भीलों से ही निकले हुए हैं। ऐसा कौन मानता है? टोड। बाकी के लोग नहीं मानते, लेकिन टोड मानते हैं। जो भी हो, वापिस देखो, शहरिया शब्द की फ्रांसीसी भाषा के शहर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, अर्थात जंगल में रहने या विचरण करने के कारण ये लोग क्या कहलाए? शहरिया। देखो, सबसे भोली, सहज विश्वासी, निश्चल और अंधविश्वासी और रूढ़िवादी जनजाति है। ये शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी होने के कारण भारत सरकार ने इसको अपने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल है वो कौन सी है? शहरिया जनजाति। और 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में ये सर्वाधिक निवास करती है। और कर्नल जेम्स टोड ने इनका संबंध किससे जोड़ा है? भीलों से, भील परिवार से ही इनका संबंध बिठाया है। अब हम शहरिया जनजाति की क्या देखने वाले हैं? तो विशेषता और बात कर लेते हैं शहरिया जनजाति की विशेषता में हम क्या चीज देखते हैं? तो 3 चीजें पढ़ते हो, आप जानते हो क्या क्या? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। सारी जनजातियों में एक ही पैटर्न लूंगा, आप चिंता मत करें, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो विशेषता हम सबसे पहले इनका देखने वाले हैं, और वो क्या देखने वाले हैं? तो वो हम पढ़ेंगे इस शहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन के आप बिंदु जानते हो, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। तो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम बात करेंगे सामाजिक जीवन। इससे क्या होता है कि ऐसे हम बात करते हैं ना, तो वो सारी की सारी चीजें अपने को एकदम याद हो जाती है। तो शहरिया जनजाति का हम सामाजिक जीवन देख लेते हैं, और सामाजिक जीवन में पॉइंट जो भी है अपन देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका रहन सहन, ये कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं अपन इनका रहन सहन। हम पढ़ रहे हैं शहरिया जनजाति, और शहरिया जनजाति का हम पढ़ने वाले हैं इनका रहन सहन। तो देखो भाई, रहन सहन की मैं बात करता हूं, तो रहन सहन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इनके घर। तो आप आराम से बता सकते हो, रहन सहन में हम पढ़ने वाले हैं घर। तो इनके जो घर हैं उनकी मैं बात करता हूं, तो देखने का प्रयास करें। इनके 2 प्रकार के घर होते हैं। एक तो सामान्य धरातल पे जो घर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, और पेड़ों पे जो घर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे। तो देखो, इनका घर एक तो कहलाएगा टापरी। तो आप आराम से बता सकते हो, मैदानों में, या सीधा मतलब एक तरह से लिख सकता हूं मैं, झोंपड़ी, है ना। धरातल पर निर्मित झोंपड़ी, ऐसे लिख दो, धरातल पर निर्मित झोंपड़ी, धरातल पर निर्मित कच्चा घर, ठीक है, कच्चा घर। तो इनका जो घास फूस से बना हुआ कच्चा घर होगा उसे क्या कहेंगे? टापरी। इसके अलावा देखो, और मैं बात करता हूं, तो देखो, और इनके घर को क्या कहते हैं? तो एक इनके घर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गोपन्ना, कोरुआ, टोपा। सर ये क्या चीज है? अभी बात करता हूं। गोपन्ना ओब्लिक कोरुआ ओब्लिक टोपा, गोपन्ना, कोरुआ, ओब्लिक टोपा, ये क्या होता है? तो भाई बात करते हैं। तो देखो, पेड़ों पर निर्मित मचान नुमा घर,
पेड़ों पर निर्मित मचान नुमा घर, पेड़ों पर निर्मित निर्मित मचान नुमा घर, मचान नुमा घर। सर ये क्या चीज है, अभी मैं बात करता हूं, हल्का सा देखो भाई। ये क्या है, मतलब भोली जनजाति, आपको पता होगा, इन्हें डर भी लगता है, जंगलों में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बस कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा देखने का प्रयास करें, जो मैं यहाँ पे कुछ चीज बनाना चाहता हूँ उसको देखें, हल्का सा देखें। इनके मान लो जैसे ये कोई एक पेड़ है, ये पेड़ है मान लो, हल्का सा देखना, थोड़ा सा इधर देखो, ये जो पेड़ है, इस पेड़ को ये क्या करेंगे, इस टाइप से पहले से ही मैनेज कर लेंगे पेड़ को, इसकी डालियां वालियां उस टाइप से एडजस्ट कर देंगे, ताकि इसकी जो भी डालियां हैं ये चारों तरफ से फैल जाए, और ये अंदर की झोपड़ी है ये दिखे भी नहीं। अब इसमें ये बलियां वलियां लगा के और इसके ऊपर मतलब ये रहते हैं, तो अब उतरने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे रस्से से मतलब एक सीढ़ी बना लेते हैं, उस रस्से की सीढ़ी को लटका के इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और वापस नीचे उतर जाएंगे। जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो इस रस्से की सीढ़ी को ऊपर फोल्ड कर लेंगे, और ये इनका बाकायदा गेट, ये खिड़की, सारी की सारी चीज। अब मजे की बात तो देखो, पेड़ पे झोंपड़ी, आराम से ये सो रहे हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ या चुन्नू मुन्नू इनके जो भी हैं, हवा का झोंका आया, एक तरफ तो इधर गए, एक तरफ इधर गए, अपने आप ही हिंडे लगते रहते हैं। तो ये जो हिलने डुलने वाली जो झोंपड़ी होती है, मचान नुमा झोंपड़ी, इसे ही क्या कहते हैं, गोपना, कोरुआ, टोपा। जो रात दिन रहते हैं उनके तो ठीक है, हमारे जैसे लोगों को अगर वहां पे सुला दिया जाए तो ऊपर से टोपा गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना, टोपा, गोपन्ना, कोरुआ, टोपा। अब टोपे की बात आ गई तो मैं एक बात बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको पता होगा गांव में मतलब आजकल तो कम हो गए, पहले मेले लगते थे, आपको पता होगा, मेले खेले जो भी लगते थे उनमें बड़े बड़े टेलर हिंडी आते थे। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागला, एक समय की बात है भाई। जब हम छोटे छोटे थे तो घर वालों से पैसे लेके मेले में वो बड़े बड़े झूले झूलने के लिए गए, पांच चार दोस्त थे। जैसे ही हम झूले में बैठे तो उस झूले में वो ट्रॉली झूले, तो उस ट्रॉली में मान लो हम यहाँ से बैठे, तो यहाँ से बैठते बैठते हम ऊपर जाते गए, और जैसे ही हम ठेठ ऊपर पहुंचे तो ये नीचे वाली जो ट्रॉली थी इसमें कुछ पांच चार लड़कियां आके बैठ गई। अब आपको पता है झूला वो जो ऐसे गोल गोल घूमने वाला होता है, तो उस झूले में आपने देखा होगा जब तक ये झूला नीचे से ऊपर तक जाता है तब तक तो हमें कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो गति पकड़ के झूला एकदम नीचे आता है, एकदम हमारे निकल, जैसे लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। तो वो झूले के अंदर हम बैठे थे, और भयंकर तरीके से जैसे स्पीड पकड़ी, तो हमारी ट्रॉली जैसे मान लो यहाँ है, जस्ट इसके ऊपर वाली ट्रॉली जिसमें लड़कियां बैठी थी, बायरे इतनी भयंकर तरीके से यूं गड़बड़ हुई कि जैसे ही वो दो चार बार ट्रॉली घूमी, और घूमते से ही ऊपर से टोपा आना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा यार ये बिन बादल की बरसात कहाँ से हो रही है ना। तो ऊपर से फिर वो चिल्ला रही है, अरे राम रे रोक दो रोक दो। थोड़ी देर बाद में पता चला कि अरे ये तो कोई गड़बड़ हो रही थी, आए तो मेले में घूमने के लिए थे और घर जाके वापस नहाना पड़ा, है ना। तो कई बार ऐसी भी क्रिया हो जाती है। उसके बाद मैंने सौगंध खा ली कि डेलर हिंडे में बैठेंगे, उसी डेलर हिंडे में बैठेंगे जिसमें बाएं नहीं हो, गर्ल्स नहीं हो, है ना। क्या पता भाई कोई और क्रिया हो जाए, कर जाए। खैर जो भी हो, तो मैं ये बता रहा हूँ ऊपर से कभी भी टोपे गिर सकते हैं, तो दिमाग में रखना, इस झोंपड़ियों में रहते हैं और इन झोंपड़ियों को क्या कहते हैं, टोपा। तो देखो, गोपन्ना, कोरुआ, टोपा, गोपन्ना, कोरुआ, टोपा, पेड़ों पर निर्मित मचानुमा घर, याद रह जाएगा। और टापरी क्या होती है, धरातल पर निर्मित कच्चा घर। ये इनके हो गए भाई घर। घर के बाद में मैं बात करता हूँ, ये जो शहरी जनजाति है, इनके देखो घर का मुख्य, घर का मुख्य, शहरी जनजाति में जो घर का मुख्य होता है उसे क्या कहते हैं, तो बात कर लेते हैं। घर के मुखिया को कहते हैं भाई कोतवाल। इनके जो घर का मुखिया होगा उसे क्या कहेंगे, कोतवाल। ये याद रखना, घर का मुखिया। अपने भी घर में पंचायती किसकी चलती है, दादाजी की, किसी के हैं तो, नहीं तो पिताजी की। तो वो क्या कहलाएंगे, इनके कोतवाल, घर का मुखिया। घर के बाद में अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, इनका मोहल्ला। कई घर मिलके क्या कहलाते हैं, मोहल्ला। तो इनका जो मोहल्ला होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखो, शहर या जनजाति की हम बात कर रहे हैं, और इनका मोहल्ला कहलाता है शहराना, शहराना। तो आप आराम से याद रख लोगे। तो इनका जो मोहल्ला होगा उसे क्या कहेंगे, शहराना। और मैं बात करता हूं, ये जो शहराना है इसका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं। देखो, घर का मुखिया कोतवाल कहलाता है, लेकिन जो शहराना है उसका मुखिया क्या कहलाएगा, उसका मुखिया कहलाएगा पटेल। जैसे मेणाओं में भी आपको पता होगा मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। ऐसे ही बात करता हूं, ये जो शहराना है इसके अंदर, शहराना के अंदर जो जो
सामुदायिक सामुदायिक भवन कह दो या सामुदायिक झोपड़ी कह दो, सबके लिए जो झोपड़ी बनी होती है इसी शहराना के अंदर, मोहल्ले के अंदर, उस झोपड़ी को क्या कहते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, इस झोपड़ी को कहते हैं हतई या बंगला। ये जो झोपड़ी होती है इसे क्या कहेंगे? हतई या बंगला, क्योंकि सारे के सारे मेहमान वगैरह यहीं बैठ के और क्या करेंगे? हतई। और ये झोपड़ी को भी क्या मानते हैं? बंगला। तो दिमाग में रखना, ये हो गया बंगला। अभी हम इनका देखो रहन सहन देख रहे हैं। घर, साधारण धरातल पे बने हुए घर क्या कहलाएंगे? टापरी। और पेड़ों पे बने हुए घर क्या कहलाएंगे? गोपन्ना, कोरुआ, टोपा। 2-3 बार बोलना, गोपन्ना, टोरुआ, टोपा, गोपन्ना, कोरुआ, टोपा। घर का मुखिया क्या कहलाएगा? कोतवाल। और कई घर मिलके एक मोहल्ला, जैसे जाटों का मोहल्ला, खातियों का मोहल्ला, नाइयों का मोहल्ला, तो इनके भी कई घर मिलके एक मोहल्ला बनता है, उसे क्या कहते हैं? शहराना। शहराना का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। और शहराना के अंदर जो सामुदायिक झोंपड़ी बनी होती है, सामाजिक एक भवन बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हतई या बंगला। ये दिमाग में रखना, सामाजिक जीवन में मोहल्ला। और मोहल्ले के बाद में अगर मैं बात करूं तो इनका जो गांव होता है, उस गांव को क्या कहते हैं? गांव। देखो मोहल्ले, कई मोहल्ले मिलके क्या बनते हैं? गांव। तो देखो शहर या जनजाति का जो गांव होता है, उस गांव को क्या कहते हैं? तो शहर या जनजाति में गांव को कहते हैं शहरोल। शहरोल, दिमाग में रखना। गांव को क्या कहते हैं भाई? शहरोल। रह जाएगा ना? तो अभी तक देखो हम सामाजिक जीवन देख रहे हैं, उसमें रहन सहन देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने जा सकते हैं। धरातल पर निर्मित जो कच्चा घर होता है उसे टापरी कहते हैं, पेड़ों पे निर्मित मचान नुमा घर को गोपन्ना, कोरुआ, टोपा कहते हैं। घर का मुखिया कोतवाल कहलाता है, मोहल्ला शहराना कहलाता है, मोहल्ले का मुखिया पटेल कहलाता है, और मोहल्ले में बना हुआ सामुदायिक भवन या सामुदायिक झोंपड़ी क्या कहलाती है? हतई या बंगला। और गाँव क्या कहलाता है? शहरोल। इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्हीं के अंदर देखो पंचायत। पंचायत, इनमें 3 प्रकार की पंचायत होती है। पंचायत, अब देखो जो शहराना के अंदर जो पंचायत होगी उसे क्या कहेंगे, और बाकी की पंचायतें अभी बात करते हैं। इनमें पंचायत तो 3 प्रकार की पंचायत होती है, तो मैं बात करता हूं। सबसे छोटी जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? पंचताई। पंचताई, आप समझ गए होंगे जो कहां बनी होगी? शहराना के अंदर। तो पंचताई क्या होती है? तो मैं लिख दूं, शहराना, शहराना में पंचायत। जो शहराना के अंदर पंचायत बुलाई जाएगी, है ना, कभी मान लो इनके कोई लफड़ा हो गया तो उस लफड़े का समझावट वापिस अल्टीबाड़ा करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। इनके 3 प्रकार की पंचायत होती है, न्यात होती है। एक को कहते हैं पंचताई। दूसरी जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? एक दसिया। एक दसिया, ये एक दसिया क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। एक दसिया क्या हो जाएगा? 11 गांवों की पंचायत। एक दसिया, तो आप आराम से बता सकते हो 11 गांवों की पंचायत। 11 गांवों की पंचायत। गांवों की पंचायत। पंचायत शहर या जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत होती है। 11 गांवों की पंचायत क्या कहलाएगी? एक दसिया। और इसके अलावा मैं बात करूं तो और क्या कहलाती है, तो बात करते हैं। एक होती है 84। 84, ये 84 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ये होती है 84 गांवों की पंचायत। अभी बात करता हूं, देखो सामाजिक जीवन में रहन सहन बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा देखें। 84, तो प्लीज सुनो, ये 84 की बात कर लेता हूँ हल्का सा। देखो इनकी सबसे बड़ी पंचायत यही होती है ग्रासिया जनजाति की। देखो भाई ये जो 84 है ये क्या है, तो बात करता हूँ 84 क्या है। आगे की बजाय इसके 2-3 पॉइंट होंगे, तो अभी नीचे लिख देता हूँ 84। 84 क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो 84 क्या होती है। इनके 84 गांवों की पंचायत, इनके भी बजाय सीधा ही लिख दो 84 गांवों की पंचायत। 84 गांवों की पंचायत। गांवों की पंचायत, तो जो 84 गांवों की पंचायत होगी उसे क्या कहेंगे? 84। और ये कहाँ पे बुलाई जाती है? बुलाई जाती है, या इसकी बैठक कहाँ पे होगी? ये जो 84 पंचायत होगी इसकी बैठक कहाँ पे होगी? तो इसकी बैठक होती है वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर। और ये जो वाल्मीकि मंदिर होता है इसके अंदर बुलाई जाती है, वाल्मीकि मंदिर में। और ये जो वाल्मीकि मंदिर है ये कहाँ पे है? ये है 12 में, सीतामढ़ी के अंदर 12 में। ठीक है, और इसकी विशेष कुछ बात, विशेषता, विशेष तो दिमाग में रखना, यह है शहर या जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। यह है शहर या जनजाति की, शहर या जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। शहर या जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। शहर या जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत है। बड़ी पंचायत है।
पंचायत है। दिमाग में रखना जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। इधर देखो, हम देख रहे हैं अभी इनका सामाजिक जीवन, रहन सहन। इसमें हमने घर देख लिया, घर का मुखिया देख लिया, मोहल्ला देख लिया और मोहल्ले का मुखिया, और मोहल्ले के अंदर बनी हुई जो सामुदायिक भवन है वो देख लिया, गांव और पंचायत देख ली। 3 प्रकार की पंचायत होती है। सबसे छोटी पंचताई, उससे बड़ी 1 दसिया 11 गांवों की, और फिर होती है 84 गांवों की पंचायत है। बैठक कहाँ बुलाई जाएगी? वाल्मीकि मंदिर, जो सीताबाड़ी 12 में, और ये शहरी जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत होती है। तो इनमें कितने प्रकार की पंचायत होती है? तो आप बता सकते हो 3 प्रकार की। शहर या जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत बुलाई जाती है। ये हो गया इनका रहन सहन। इसके बाद में मैं बात करता हूँ शहर या जनजाति का। तो सामाजिक जीवन में हम देखेंगे रहन सहन के बाद में क्या पढ़ने वाले? खान पान। बी करके लिख लेते हैं इनका खान पान। शहर या जनजाति के लोग, बात करता हूँ खान पान। खान पान, ये खाने में और पीने में क्या चीज पसंद करते हैं? तो खान पान में आपको याद रखना है मीठी लापसी। तो ये इनको ज्यादा प्रिय क्या होती है? तो बस इतना ही याद रखना, मीठी लापसी। विवाह के समय ये मीठी लापसी जीमते हैं। मीठी लापसी, और मीठी लापसी कब जीमेंगे? तो विवाह के समय। अपने भी लापसी बनाते हैं विवाह के समय, तो दिमाग में रख लेना। तो विवाह के समय, तो इनके विवाह के समय क्या बनाई जाती है? या कोई उत्सव होता है तो उस टाइम क्या बनाई जाती है? मीठी लापसी। तो मीठी लापसी सबसे ज्यादा किसको पसंद है? तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी? अपन आराम से देख सकते हैं, शहरी जनजाति। इसके अलावा देखो शहरी जनजाति की और बात करो तो इनको देखो मक्का, जवार, जवार व बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का, जवार व बाजरे की रोटी। मक्का, जवार व बाजरे की रोटी के साथ, रोटी के साथ पुआड़ की सब्जी, रोटी के साथ पुआड़ की सब्जी, साथ पुआड़ की सब्जी, रोटी के साथ पुआड़ की सब्जी। ये नाम याद रखना, पुआड़ की सब्जी। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको पुआड़ की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है? तो वो कौन सी हो जाएगी? शहरिया जनजाति। ये इनका हो गया भाई खान पान। अब खान पान के बाद में अगर बात करूं तो इनकी वेशभूषा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इनका सामाजिक जीवन ही देख रहे हैं, तो इनकी देख लेते हैं वेशभूषा। तो वेशभूषा में आप जानते हो पुरुषों के कपड़े होंगे और किसके कपड़े होंगे? महिलाओं के। तो बात करते हैं अभी वेशभूषा में, तो देखने का प्रयास करें पुरुष कैसे कपड़े पहनते हैं और महिलाएं कैसे कपड़े पहनती है। तो देखो भाई, पुरुष, बात करता हूँ पुरुष क्या क्या पहन लेते हैं। तो देखो भाई, ये जो पुरुष है ना, तो पुरुषों के कपड़ों में मैं बात करता हूँ। तो देखो, पुरुष एक तो पहनते हैं पंछा। तो पंछा क्या होता है अभी बात करते हैं। पुरुषों में क्या पहना जाता है? पंछा। तो पंछा क्या होती है? तो सीधी सीधी में बात कर लो, धोती। तो शहर या जनजाति में जो घुटनों तक पहनी जाने वाली जो धोती होती है, उस धोती को क्या कहते हैं? पंछा। आराम से याद रह जाएगा। पंछा के बाद में मैं बात करूं तो ये क्या पहनते हैं? और तो ये पहनते हैं खपटा। ये खपटा क्या होता है? बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। शहर या जनजाति में धोती को क्या कहते हैं? पंछा। और खपटा क्या होता है? तो आप आराम से बता सकते हो, सापा। सापा। तो शहर या जनजाति में सापे को क्या कहते हैं? खपटा। इसके अलावा शहरी या जनजाति के मोटियारों के कपड़ों में और बात करूं तो इनको क्या क्या पहनना पसंद है? तो देखो, ताबीज, ताबीज। इसके अलावा ये क्या पहनते हैं? चैन, ताबीज गले में, चैन। इसके अलावा ये क्या पहनेंगे? कड़ा। और इसके अलावा कानों में ये क्या पहनेंगे? बालियां, बालियां। बस। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष गले में ताबीज, चैन, हाथों में कड़ा और बालियां पहनते हैं? तो वो कौन से हो जाएंगे? शहरिया जनजाति के लोग। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ और शहरिया जनजाति के लोग क्या पहनते हैं। तो ये पहनते हैं सलूका, सलूका। ये सलूका क्या होता है? तो आप बता सकते हो, अंगरखी। ऊपर का जो कपड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सलूका। तो अंगरखी, अंग रखी, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये पुरुष हो गए। धोती को क्या कहेंगे? पंचा। सापे को क्या कहेंगे? खपटा। और ऊपर का अंग रखी होगी उसे क्या कहेंगे? सलूका। तो ये शहरी जनजाति की कुछ मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात और देख लेते हैं शहरी जनजाति में, तो दिमाग में रखना, यह है या पुरुषों में गोदना वर्जित है। इस जनजाति के पुरुषों में, इस जनजाति के पुरुषों में, जनजाति के पुरुषों में, जनजाति के पुरुषों में गोदना वर्जित है। पुरुषों में टैटू बनवाना वर्जित है। पुरुषों में गोदना वर्जित है। गोदना वर्जित है। वर्जित मतलब मना है, वर्जित है। बस दिमाग में रखना, गोदना मतलब वही टैटू बनवाना, वर्जित है। ठीक है, ये पुरुषों के कुछ कपड़े हो गए। पुरुषों के बाद में मैं बात कर लेता हूँ लगे हाथी, महिला। तो ये जो शहरी जनजाति है, इनकी महिलाएं कैसे कपड़े पहनती है। तो वेशभूषा में पुरुष हो गए, और पुरुष के बाद में हम देख लेते हैं महिला।
तो बात करते हैं अभी देखो पुरुष के बाद में देख लेते हैं महिला। तो इनकी जो महिला है वो कैसे कपड़े पहनती है महिला। तो पुरुष और महिलाओं के अलग अलग कपड़े हैं, तो अभी बात कर लेते हैं महिला। तो महिलाओं में दो ही चीजें याद रखनी है आपको। एक तो देखो महिला पहनती है रेजा। रेजा ये क्या होता है, तो विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा, दिमाग में रखना। रेजा क्या होता है, विवाहित विवाहित महिलाओं विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा, विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पहना जाने वाला वाला वस्त्र। अब महिलाएं जो भी वस्त्र पहनेगी उसे क्या कहेंगे, रेजा, पहना जाने वाला वस्त्र। बस एक तो शब्द याद रख लेना, रेजा, है ना। महिला को मोटियार कह रही है, हाणी हाणी रेजा, हाणी हाणी रेजा, तो दिमाग में रख ले, एक तो क्या हो जाएगा रेजा। और एक इन स्त्रियों की बात, खास बात क्या है, देखो पुरुष तो टेटू नहीं बनाते, पुरुषों में गोदना क्या है, वर्जित है। पुरुषों में गोदना वर्जित है, लेकिन सुनो भाई, पुरुषों में गोदना वर्जित है लेकिन महिलाएं टेटू बनाती है, खास बात यह है। तो देखो स्त्रियां स्त्रियां शहर या जनजाति की स्त्रियां स्त्रियां गोदना गुदवाती है। गोदना मतलब समझ गए, वही टेटू। स्त्रियां गोदना गुदवाती है, गोदना गुदवाती है, गुदवाती है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो वह कौन सी जनजाति की स्त्रियां जो टेटू बनवाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, शहरिया जनजाति। ये अब हमने जो देखा है वो क्या देखा है, देखने का प्रयास करें आप। देखो आपने रहन सहन देख लिया, खान पान देख लिया, वेशभूषा देख लिया। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसी जनजाति में खान पान वेशभूषा, और ठीक है इसके बाद में हम देख लेते हैं, वापस देखने का प्रयास करें वेशभूषा के बाद में। तो बात कर लेते हैं खान पान वेशभूषा। तो अब देख लेते हैं भाषा शैली, ये कौन सी भाषा बोलेंगे, भाषा शैली। तो आप जानते हो ना ये किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये रहते हैं कोटा बूंदी बारह झालावाड़, वैसे 12 में ही है ज्यादा। तो यहाँ पे बोली कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली। तो शहर या जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती बोली। तो खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, इसके अलावा भाषा शैली हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इनके विवाह, विवाह। तो शहर या जनजाति के विवाह की मैं बात करता हूँ। तो देखो इनमें कौन से विवाह पाए जाते हैं, तो अभी बात करते हैं विवाह। तो शहर या जनजाति की अगर विवाह की बात करते हैं तो देखने का प्रयास करें कौन से विवाह हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो शहर या जनजाति के लोग हैं इनमें देखो क्या क्या पाया जाता है। इनमें पाया जाता है नाता प्रथा, नाता प्रथा। शहर या जनजाति में एक तो क्या पाया जाता है, नाता प्रथा। इसके अलावा विधवा विवाह प्रचलित है, नाता प्रथा व विधवा विवाह प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है, प्रचलित है। इनमें बिल्कुल नाता प्रथा है और क्या पाया जाता है, विधवा विवाह प्रचलित है। तो विवाह की बात कर रहे हैं इनके शहर या जनजाति में। और देखो इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। खास बात ये याद रखना, मतलब एक मोटियार एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, प्रथा प्रचलित है, प्रचलित है। तो वह कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, तो वो कौन सी हो जाएगी, शहर या जनजाति। इसके अलावा देखो इसमें 6 फेरे, इस जनजाति में इसमें 6 फेरे, 6 फेरे, इसमें 6 फेरे दूल्हा लेता है, दूल्हा लेता है। बींद 6 फेरे अकेला ही घूमता है, 6 फेरे दूल्हा लेता है, लेता है। तथा सातवां फेरा, तथा सातवां फेरा, सातवां फेरा दुल्हन लेती है, दुल्हन लेती है, लेती है। तो ये कुछ ब्याह से जुड़ी हुई बातें हैं। 6 फेरे शहर या जनजाति में मोटियार लेता है, सातवां फेरा कौन लेती है, दुल्हन। और इसके अलावा बात कर लेता हूं, देखो इनमें शहर आने का, इनमें शहर आने, शहर आने मतलब समझ गए ना, शहर आने का मुखिया जो मोहल्ला है, इनमें शहराने का मुखिया जिसे पटेल कहते हैं, ये शहराने का मुखिया, शहराने का मुखिया विवाह की रस्म, विवाह की रस्म पूर्ण करवाता है, विवाह की रस्म पूर्ण करवाता है, पूर्ण करवाता है, करवाता है। जो इनके शहराने का मुखिया है पटेल, वही इनमें विवाह की रस्म पूर्ण करवाता है।
और इसके अलावा आप बता सकते हो एक इनमें क्या पाई जाती है, दापा प्रथा। ये तो सब आदिवासियों में पाई जाती है। दापा प्रथा क्या होता है, तो बस वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाना, दिमाग में रह जाएगा, वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाना, द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाना। बिल्कुल इनके अगर कोई दूल्हे वाले जाएंगे तो दुल्हन की जो डिमांड होगी वो सारी की सारी डिमांड उनके जो पीहर पक्ष द्वारा रखी जाएगी कि इतने पैसे दो तो उतने पैसे देने पड़ते हैं। वधु मूल्य चुकाना, वधु मूल्य चुकाना, चुकाना। वर पक्ष के द्वारा जो वधु मूल्य चुकाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दापा प्रथा। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा, दापा प्रथा। सुनो भाई, तो ये अभी हम इनके विवाह से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे विवाह में क्या होगा, नाच। तो देख लेते हैं इनके नृत्य, शहर या जनजाति के नृत्य। तो अब देखो, तुमने आगे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है तो उसमें भी देख सकते हो। सुनो, शहर की लड़की ने क्या पहना है, झेला। तो एक तो नृत्य क्या हो जाएगा, झेला नृत्य। झेला, वो क्या बनी है, झेला पहन के इंद्र की परी। तो एक नृत्य क्या हो जाएगा, इंद्र परी। अब वो इंद्र की परी बन के क्या कर रही है, शिकार। तो एक नृत्य कौन सा हो जाएगा, शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। तो ये नृत्य हैं। और बात करता हूँ कौन से नृत्य हैं। देखो, शहर की लड़की ने क्या पहना, जेला। जेला पहन के वो क्या बनी है, इंद्र की परी। अब वो क्या कर रही है, शिकार। इसके अलावा देखो, शहर की लड़की ने पहनी है लेगी। तो एक नृत्य हो जाएगा लहंगी नृत्य। और लहंगी में क्या घुस गया है, बिच्छू। तो देखो एक नृत्य क्या हो जाएगा, बिछुआ, है ना। शहर की लड़की ने पहनी है लेगी, लेगी में क्या घुस गया, बिच्छू। फिर अब वो क्या कर रही है, शांग। तो एक नृत्य हो जाएगा शांग नृत्य। ये सब शहर या जनजाति के नृत्य हैं। मैं शहर की लड़की इसलिए कह रहा हूँ, शहर या जनजाति या शहर की लड़की, याद रह जाएगा। शहर या जनजाति मतलब शहर की लड़की, उसने क्या पहना है, झेला। झेला पहन के क्या बनी है, इंद्र की परी। फिर अब वो क्या कर रही है, शिकार। शहर की लड़की ने क्या पहनी है, लेगी। लेगी में क्या घुस गया, बिच्छू। और अब वो क्या कर रही है, सांग। आराम से याद रह जाएगा। तो ये इस जनजाति के नृत्य हो जाएंगे, शहरी या जनजाति के। अभी हम इनका सामाजिक जीवन ही देख रहे हैं। और नृत्य के बाद में अगर मैं बात करूं तो आप बता सकते हो इनके गीत। तो ई एफ जी, तो ये जो शहरी या जनजाति है इनके गीत कौन से हो जाएंगे, तो आप आराम से बता सकते हो इनके कौन से गीत हैं। तो एक तो हो जाएगा आला लहंगी, एक गीत हो जाएगा जिसका नाम होगा आला लहंगी। ये गीत कब गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वर्षा ऋतु, बस वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जो गाया जाने वाला गीत होता है उसे क्या कहते हैं, आला लहंगी, वर्षा ऋतु में। बस इतना ही याद रख लो। बारिश हुई, फिर बारिश के अंदर कपड़े आले हो गए, फिर लेगी भी आली हो गई, आला लहंगी। और इसके अलावा इनका एक गीत है और उसका नाम है हीड़। आला लहंगी हो गया, और क्या हो जाएगा, हीड़। वैसे हीड़ एक बड़ा दिया होता है उसे कहते हैं। और ये कब गाया जाता है, बस इतना याद रख लो, दीपावली पर गाया जाने वाला गीत। दीपावली पर, बस दीपावली पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, तो हीड़। याद रह जाएगा। तो अब देखो, नाच हो गया। अब नाचते नाचते ये इनके कुछ मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन में जी। अब देख लेते हैं एच। एच, तो दिमाग में रखो, हम बात करने वाले हैं इनकी मृत्यु से जुड़ी हुई। नाच सामाजिक जीवन ही देख रहे हैं, तो मृत्यु में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, मृत्यु के जो भी हम इनके पॉइंट देखने वाले हैं, तो इनमें मैं बात करूं तो देखो, एक तो दिमाग में रखो, इनमें मृत्यु के पश्चात, यानी कि शहर या जनजाति में, इनमें मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, इनमें मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात कपिल धारा, कपिल धारा में, ये कपिल धारा जगह 12 में पड़ती है। कपिल धारा में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। अपन हरिद्वार में अस्थियां ले जाते हैं, इनके कपिल धारा में ले जाते हैं। अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। तो एक तो इनकी जो हड्डियां होगी डोकरे डोकरी जाने के बाद, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ करेंगे, कपिल धारा में। ये कौन सी जनजाति देख रहे हैं हम, शहरी या जनजाति। आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा इनके मृत्यु में एक पाया जाता है धारी संस्कार। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दूं, बस इतना ही याद रखना। धारी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, शहरी या जनजाति। धारी संस्कार क्या है, कुछ नहीं, पुण्य जन्म में बस विश्वास करते हैं ये क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद में डोकरा डोकरी होगा, जहां उसको आंगन में सुलाएंगे उसके नीचे अनाज बिखेर देंगे। जब डोकरा डोकरी को उठाएंगे 2-3 दिन के बाद में, तो वहां नीचे
जैसे मतलब पद चिन्ह बन जाएंगे, उसी के आधार पे ये अनुमान लगाएंगे। जैसे मान लो कुत्ते के पद चिन्ह बन गए तो ये अनुमान लगाएंगे बाबा कुत्ता बन गया है, या बिल्ली के पद चिन्ह बन जाएंगे तो ये अनुमान लगाएंगे बाबा बिल्ली बन गया है। तो उसे क्या कहते हैं, धारी संस्कार। तो मैं बात कर लेता हूँ, देखो क्या होता है। मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, तो देखो मृत्यु के पश्चात, लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा दिख कम रहा है इसीलिए, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात धारी संस्कार की बात कर रहे हैं। पश्चात शव को 3 दिनों के बाद, शव को 3 दिनों के बाद, शव को 3 दिनों की या 3 दिनों तक लिख देता हूं, 3 दिनों तक, 3 दिनों तक आंगन में रखकर, आंगन में रखकर, आंगन में रखकर उठाने के पश्चात, आंगन में रखकर उठाने के पश्चात, उठाने के पश्चात बने पद चिन्हों, बने पद चिन्हों यानी कि पांव के चिन्ह, बने पद चिन्ह के आधार पर, पद चिन्ह के आधार पर, पद चिन्ह के आधार पर, आधार पर पुनर्जन्म को स्वीकारना, पर पुनर्जन्म को स्वीकारना, को स्वीकारना, स्वीकारना। बस ये पुनर्जन्म को जो स्वीकारते हैं उसे क्या कहते हैं, धारी संस्कार। इतना ही याद रखना है। धारी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है, तो शहरी जनजाति। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमने मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ बातें देखी है। इसके अलावा मृत्यु से जुड़ी हुई एक मैं बात और कर देता हूँ, लोकनी। ये लोकनी क्या होता है, ये भी दिमाग में रखना। लोकनी, लोकनी जी में तो ठीक है, तो कुल मिला के लोकनी क्या होता है, मृत्यु भोज। तो शहरी जनजाति में जो मृत्यु भोज होता है उसे क्या कहते हैं, लोकनी। बिलों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, काटा। ये हमने पढ़ा था। ये हो गया इनके मृत्यु। और इसके अलावा कुछ मैं GHI की बात कर लेता हूँ। इनकी कुछ विशेष बातें देख लेते हैं शहरी जनजाति की, कोई 1-2 विशेष बातें देख लेते हैं और देखने का प्रयास करें। फिर हम इनका देखने वाले हैं, बस कुछ नहीं है। फिर आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन 2-2 मिनट की बातें होगी। तो विशेष बात में बात करूं तो देखो, इस जनजाति में, इस जनजाति में, इस जनजाति में, इस जनजाति में बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। इस जनजाति में बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार किया जाता है। संस्कार किया जाता है, बाकी में नहीं होता, किया जाता है। यानी कि टाबर को जड़ूला चढ़ाएंगे, बस मुंडन संस्कार किया जाता है, आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा बात करूं तो इस जनजाति में, इस जनजाति में पर्दा प्रथा प्रचलित है। इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित है। लुगाएं हैं जो पर्दा रखेगी, पर्दा प्रथा प्रचलित है, पर्दा प्रथा प्रचलित है। तो आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें पर्दा प्रथा प्रचलित है, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, आपके शहरिया जनजाति। और मैं बात करता हूं तो देखो, इसमें, इसमें पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में, संपत्ति में ये एकमात्र जनजाति है जिसमें पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार, पुत्री का अधिकार नहीं होता, पुत्री का अधिकार नहीं होता, अधिकार नहीं होता, नहीं होता, होता, ठीक है। और बात करें इस जनजाति की तो दिमाग में रखना, शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम। ये थोड़ी सी बातें दिमाग में रखो, शहरिया विकास कार्यक्रम। ये जो शहरिया विकास कार्यक्रम है इसके बारे में दिमाग में रखो। ये शहरिया विकास कार्यक्रम कब चला, तो आप बता सकते हो 1977-78, 1977-78 में। और ये जो शहरिया विकास कार्यक्रम है ये कहाँ चला, तो आप बता सकते हो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, 12 जिले में, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। और उनके भी अगर आगे चला जाए, आपसे कोई पूछ ले कर ले तो कितने गांवों में, तो दिमाग में रखना 445 गाँव में, 12 जिले के 445 गाँव में। बस इतना नहीं पूछेंगे तुमसे। ये शहरियों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया था गवर्नमेंट ने। तो ये हमने इनका क्या देख लिया है, सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन के बाद में आप जानते हो हमें इनका क्या देखना है,
तो वो हमें देखना है इनका धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन के बाद में अगर मैं बात करूं तो वो हम देख लेते हैं इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, शहर या जनजाति का धार्मिक जीवन। तो इस धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखो इनके धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें तो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये जो शहर या जनजाति है इनकी मैं बात करता हूं तो इनके आदि गुरु कौन है? शहर या जनजाति के आदि गुरु, तो आप बता सकते हो इनके जो आदि गुरु हैं वो कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि, ये अपना आदि गुरु किसको मानते हैं? वाल्मीकि को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अगर आपसे पूछ ले ये जो शहर या जनजाति है इनकी कुल देवी कौन कहलाती है, तो आप बता सकते हो शहर या जनजाति की कुल देवी है उसका नाम क्या हो जाएगा? कोडिया देवी। कोडिया देवी, कोडिया देवी। दिमाग में रखना, 12 के अंदर ही मंदिर है कोडिया देवी का। शहर या जनजाति की क्या हो जाएगी भाई? कुल देवी। इसके अलावा मैं बात करूं शहर या जनजाति के आराध्य देव, आराध्य देव, तो शहर या जनजाति के जो आराध्य देव हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो आप बता सकते हो वीर तेजाजी। वीर तेजाजी, ये शहर या जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इसके अलावा शहर या जनजाति के अगर प्रमुख मेलों की बात कर लें तो इनके मुख्य मेले कौन से हैं? मेले जो शहरी या जनजाति के प्रमुख मेले हैं वो कौन से? तो देखो इनके दो ही मेले प्रचलित हैं और वो दो मेले कौन से हैं तो बात कर लेता हूँ मेलों में। तो देखो एक तो मेला है वो है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सीताबाड़ी का मेला है, दिमाग में रखें, ये कब भरता है सीताबाड़ी का मेला? तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये जो सीताबाड़ी का मेला भरता है ये भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या। और ये जो मेला भरता है सीताबाड़ी का मेला, ये कहाँ भरता है? तो आप आराम से बता सकते हो सीताबाड़ी का मेला भरता है, ये भरता है केलवाड़ा। और ये जो केलवाड़ा जगह है ये कहाँ पड़ती है? बारां में। बारां में सीताबाड़ी जगह है वैसे। और बात कर लें तो ये मेला क्या कहलाता है? कहलाता है, तो आप आराम से बता सकते हो शहर या जनजाति का कुंभ। ये मेला क्या कहलाएगा? शहर या जनजाति का कुंभ। शहर या जनजाति का कुंभ, शहर या जनजाति का कुंभ, ठीक है। और हाड़ौती का कुंभ भी कहलाता है ये। इसके अलावा और कौन सा मेला है तो बात कर लेते हैं। एक मेला और है, धार्मिक जीवन देख रहे हैं कंप्लीट होने वाला इनका धार्मिक जीवन। तो देखो एक मेला और है और वो कौन सा मेला होगा? वो होगा कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला या कपिल धारा मेला। ये जो कपिल धारा मेला है ये कहाँ भरता है? ये भी बारह में ही भरता है। और ये कब भरता है? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल धारा का मेला कब भरता है? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा, आराम से याद रह जाएगा। ये शहर या जनजाति के कुछ मेले हैं। और मेलों के अलावा इसी धार्मिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे बड़ा तीर्थ, शहर या जनजाति का सबसे बड़ा तीर्थ, तो इनका अगर पूछ ले सबसे बड़ा तीर्थ ये अपना किसको मानते हैं? तो ये अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर जो बारह में ही पड़ता है, वाल्मीकि मंदिर। बस ये शहर या जनजाति का हमने क्या देख लिया भैया? धार्मिक जीवन। थोड़ा सा 2-3 बार देखना, आदि गुरु वाल्मीकि, कुल देवी कोडिया देवी, आराध्य देवी तेजाजी, और मेले सीताबाड़ी का मेला, कपिल धारा का मेला। सबसे बड़ा तीर्थ क्या हो जाएगा? वाल्मीकि मंदिर। अब हम इसका देखने वाले हैं आर्थिक जीवन। शहर या जनजाति का देखने वाले हैं आर्थिक जीवन। शहर या जनजाति का आर्थिक जीवन यानी कि अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो देखो एक दो पॉइंट है बस, बात करते हैं। यह है कृषि कौमा मजदूरी, मजदूरी व वनोपज। वनोपज, अब वनोपज क्या है? तो जैसे गोंद बेचना, गोंद बेचना, लकड़ी बेचना, शहद बेचना, सफेद मूसली बेचना, सफेद मूसली, ये चीजें जो भी है वनों से मिलती है, ये सब वनोपज है। ये कृषि मजदूरी व वनोपज से आजीविका चलाते हैं, से आजीविका चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो देखो यह शिकार पर निर्भर रहते हैं, शिकार पर निर्भर रहते हैं, शिकार पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, रहते हैं, तथा इसमें पूर्ण दक्ष होते हैं, तथा इसमें दक्ष होते हैं, इसमें
दक्ष होते हैं या निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो शिकार पर दक्ष होती है या निपुण होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, शहरिया जनजाति। इसके अलावा देखो, यह अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए दो कोठियां, अनाज सुरक्षित रखने के लिए या अनाज रखने के लिए दो कोठियां, कोठियां बनाकर रखते हैं, बनाकर रखते हैं, रखते हैं। अब ये दो कोठियां है ना, इनमें एक तो होती है बड़ी कोठी, एक होती है छोटी कोठी, दो कोठियां बनाकर रखते हैं। तो देखो भाई, एक तो होती है बड़ी कोठी, बड़ी कोठी, जो बड़ी कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बडेरी। आपको पता होगा, हम कहते हैं हमारे बडेरे ऐसे थे, हमारी बडेरी ऐसी थी, तो जो बड़ी कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, बडेरी, बडेरी, ठीक है। और जो छोटी कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, इसमें कई सामान भी रख लेते हैं, छोटी कोठी। ये जो छोटी कोठी होती है इसे क्या कहते हैं, आज मुझे बताओ, तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो जो छोटा आदमी होगा उसे ही कहोगे ना, पानी ला, कुशी ला, तो छोटी कोठी को क्या कहते हैं, कुशीला, कुशीला। बस ये हमने कुछ शहरिया जनजाति की बातें की और शहरिया जनजाति को हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। मेरे हिसाब से आपको ये शहरिया जनजाति याद रह जाएगी। तो देखो, शहरिया जनजाति को हमने, हर जनजाति को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन, फिर धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। तो देखो, आपके तीन जनजातियां कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी, भील, इसके अलावा मेणा और इसके अलावा शहरिया। बाकी वाली जनजातियां उनको आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो आपसे भी छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, आप अपने दोस्तों के साथ आपके अपने उज्जवल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं। शुक्रिया।